66 मुकदमे बीजेपी ने करा रखा है। अगर बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया तो 2024 सामने है। नमस्कार, न्यूज ट्रैक के शो जीरो आवर एजेंडा भारत का में आप सभी का स्वागत है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ होने की बेकरारी में तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि अगर 31 अगस्त तक उसने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान की सीमा से बाहर नहीं बुला लिया तो अंजाम बुरा होगा। और इसके बाद दुनिया के दरोगा अमेरिका को सांप सूंघ गया है, उसकी बोलती बंद है। अमेरिका क्या अफगानिस्तान में फंस गया है, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर भी? इस सब सवालों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलमणि लाल जी, जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनका बहुत सारा लेखन है इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर और वो अफगानिस्तान पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान पर भी उनकी तमाम खबरें आ चुकी हैं जो लोगों को पसंद आई हैं। तो हम उन्हीं के साथ इस पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका क्या अफगानिस्तान में फंस गया है। नीलमणि सर, यही सवाल है कि क्या अमेरिका तालिबान के बनाए हुए जाल में फंस गया है या अपने ही बनाए हुए जाल में अफगानिस्तान में फंस गया है? नमस्कार अखिलेश जी। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका फंस गया है, ऊपरी तौर पे तो ये साफ साफ लगता है कि अमेरिका 20 साल की मेहनत के बाद अब बुरी तरह से फंसा हुआ है। ना तो वहाँ से वो निकल सकता है और ना वो वहाँ से रह सकता है। जो ये कहावत है, सांप छछूंदर की स्थिति, वैसी स्थिति उसकी बन गई है। उसने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया, लाखों करोड़ों डॉलर वहाँ पे खर्च किए, एक नई शासन व्यवस्था कायम की, अशरफ गनी की सरकार बनवाई, इक्विपमेंट दिए, आने वाले वर्षों में सहायता का वादा किया, एक कमिटमेंट है कि हर साल पैसा देंगे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी नाटो के अन्य देशों ने भी ये कमिटमेंट किए हुए हैं। लेकिन अमेरिका को ऐसे देखने में लगता है कि उसको एहसास नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी कंट्रोल कर लेगा। ये तो स्पष्ट था कि तालिबान कंट्रोल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका भी मान रहा है। उनको लगता था कि 3 महीने से 6 महीने के भीतर तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हो जाएगा, लेकिन वो 22 दिन के अंदर हो जाएगा, ये इनको एहसास नहीं था। उसके बाद जिस तरह की अफरा तफरी वहाँ मची है, खास तौर से काबुल एयरपोर्ट पे, कि भी देखिए अमेरिका के हजारों सैनिक अभी वहाँ से भेजे गए अचानक कि एक व्यवस्था को कायम करें, लोगों को निकालें। इसके पहले जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कों के, लॉजिस्टिक के, इंटरनेट के तमाम प्रोजेक्ट्स में, इवन सिक्योरिटी के भी, वो निजी हाथों में सौंपी गई है। और अमेरिका के उसमें हजारों कर्मचारी जो कि निजी सेक्टर के वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, तो उनके हाथों में है। तो हजारों नागरिक उनके, ऐसे जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, ब्रिटेन के हैं, भारत के तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत के भी तमाम कर्मचारी वहाँ पे हैं जो कि अफगानी नागरिक नहीं है। ये सब लोग वो हैं। इनको तुरंत निकालना आसान काम भी नहीं है, तो निकालने की प्रक्रिया में बहुत बुरी तरह से मामला उलझ चुका है। आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं बस आपको सुन रहा था। मैं आपका समर्थन कर रहा था। जो जिस तरीके से ये फंसा है अमेरिका, फिर जो उसके सैनिक वहाँ पर हैं, उसके नागरिक आप बता रहे हैं कि वो वहाँ पर हैं, तो इसमें क्या रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? क्या अमेरिका तालिबान के साथ में नेगोशिएशन करेगा या उसके साथ, जैसा कि तालिबान ने धमकाया है, तो धमकी का जवाब धमकी से या शारीरिक या जो है ताकत से दिया जाएगा? देखिए, बिडेन ने तो कहा ही है साफ साफ कि हम जो है वो जब तक ज़रूरी होगा वहाँ मौजूद रहेंगे, हम अपने एक एक आदमी को निकालेंगे, आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पे अपनी मौजूदगी को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अब स्पष्ट तौर पे इनकार नहीं किया कि हम 31 अगस्त के बाद वहाँ नहीं रहेंगे। अब उनका रुख ये है कि जब तक लोग निकल नहीं आते हैं तो हम निकालने में मदद करेंगे। दूसरी ओर तालिबान ने धमकी दी कि नहीं निकलोगे तो हम अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें अगर, तो इसकी शुरुआत तो देखिए ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी। 2019 से ही ये लोग कतर की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है, जिसको कि दोहा वार्ता कहते हैं, जिसमें कि तालिबान, अफगानिस्तान की सरकार, अमेरिका
और उसमें कुछ अन्य पार्टियां जैसे कि ब्रिटेन भी शामिल है। इन लोगों ने समझौता किया था क्योंकि उस समय ये मालूम हो गया था कि अफगानिस्तान में अनिश्चित काल के लिए हम नहीं रह सकते, हमको निकलना पड़ेगा ही, और निकलने के लिए हमको तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सामान्य सी शर्तों पे एक शांति वार्ता की गई और समझौता हो गया। सामान्य सी शर्त ये थी कि भाई आप अपने यहाँ अल कायदा या किसी भी आतंकवादी गुट को जमने नहीं देंगे, और जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करे उसको आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो एक मोटी सी बात यह है। इस पे तालिबान ने कहा ठीक है, तो ये तैयारी भूमिका बन गई। आज की तारीख में जो अफरा तफरी मची है ये अभूतपूर्व है। ऐसे में दोनों पक्ष की कमजोरियां समझिए। तालिबान धमकी जरूर दी कि अंजाम बुरा होगा, लेकिन वो भी जानता है कि हमने एक भी अमेरिकी नागरिक या किसी भी विदेशी को मार डाला, किडनैप कर लिया, उनके ऊपर कुछ टॉर्चर किया, तो उसके अंजाम बहुत ही बुरे होंगे, क्योंकि चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सभी देश निगाह लगाए बैठे हैं और किसी को भी तालिबान पसंद नहीं है। तो कुछ भी ऐसी घटना होती है तो सभी ताकतें सक्रिय होना लाजमी है। तो उनकी धमकी भी ऐसे बहुत सख्त धमकी नहीं है कि हम मार डालेंगे, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटम। जी जी। देखिए अमेरिका की मजबूरी है कि अपने सभी लोगों को वहां से निकाले। जी। वो अगर नहीं निकाल पाता है 31 तक, अब मान लीजिए कि उसके सब सैनिक वापस चले जाते हैं, तब क्या होगा? अमेरिका भी जानता है कि तालिबान उनको मारेगा नहीं। हजारों लोग जो वहाँ मौजूद हैं, विदेशी नागरिक, एक अनुमान है कि करीब 1.5 लाख लोग वहाँ पे हैं, 1.5 से 2 लाख लोग। तो 2 लाख लोगों को मारने वाला नहीं है, उनको हंटर मार के भगाएगा भी नहीं, भाग के जाएंगे कहाँ वो? तो अमेरिका भी जान रहा है कि हम ठीक है, हम वहाँ से निकल जाते हैं, और उसकी सेनाएं जो कुवैत में और कतर में तैयार बैठी हुई है, करीब 15,000 सैनिक उनके वहाँ पे स्टेशन हैं कि किसी भी इमरजेंसी में वो तत्काल घुस जाएंगे अफगानिस्तान में। तो वो डेडलाइन शायद ना बढ़ाए, और अगर बढ़ाता भी है तो वो बिना सैन्य उपस्थिति की बढ़ाएगा। मतलब वो कहेगा कि ठीक है, हम सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर रहेंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे अफगानिस्तान में। तो पूरी उसकी मौजूदगी एयरपोर्ट में विमानों के संचालन तक ही सीमित रह जाएगी। तो इसमें सांप चचुंदर की स्थिति, जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका के साथ तो है ही है, लेकिन ये थोड़ी बहुत तालिबान के साथ भी नजर आ रही है। लेकिन एक बात यह है कि जैसे पेंटागन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जब उसके लोग वहाँ से लौट कर आ रहे थे एयरपोर्ट, काबुल शहर में उन्हें पीटा गया, उन्हें भगाया गया, उसमें अमेरिकी नागरिक भी हैं और सैनिक भी हैं। तो ये तो बताता है कि जैसे आपने कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट तक ही सीमित होकर के अमेरिका की ताकत रह गई है। आज की तारीख में अमेरिका केवल काबुल एयरपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट से बाहर उसकी एक भी मूवमेंट नहीं, ना उसकी कोई हैसियत है। तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है, अमेरिकी सैनिकों को भी मार रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों को भी मार रहे हैं। इसका बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन अपना पूरा करने के दौरान जिन अफ़गानियों की मदद दी थी, जिनके लिए आज बिडेन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम अमेरिका में पुनर्वासित करेंगे, अमेरिका में घर देंगे, अमेरिका में शेल्टर देंगे, उन लोगों को भी तो निकालना है अमेरिका को। अगर वो लोग निकल नहीं पाएँगे, तो कल को अमेरिका किसी देश में जाके कोई ऑपरेशन करेगा, तो लोग उसकी मदद क्यों करेंगे? हाँ, देखिए ये भी बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जिन लोगों ने 20 साल में अमेरिका का साथ दिया है, उसमें तमाम वहाँ के लोकल अनुवादक, इंटरप्रेटर और तमाम तरह के अन्य लोग भी हैं, अफ़गानी सैनिक भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, तरह-तरह के लोग हैं। इनको निकालने का कमिटमेंट आप ऐसे देखें तो इस शांति वार्ता में कहीं पे दिया नहीं हुआ है कि अमेरिका उन लोगों को अपने साथ ले जाएगा। ये पहले से कोई कमिटमेंट हमको नहीं लगता है कि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इन्होंने कोई पहले ऐसी बात कही थी। अब जो है वो लोगों को निकाल रहे हैं। उनको निकालने के बाद सीधे अमेरिका अभी पहुंचाया नहीं जा रहा है, उन लोगों को कतर में और कुवैत में स्टेशन किया जा रहा है। वहाँ पे उन लोगों की छटनी हो रही है कि सही में ये हमारे मददगार हैं कि ये कोई तालिबानी तो नहीं है जो छिप के जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी देशों पे दबाव बना रहे हैं, खासतौर से अफगानिस्तान के पड़ोसी देश, कि तुम लोग रिफ्यूजी को अपने यहाँ लो, अपने यहाँ उनको शरण दो,
फिर हम उनके बाद से उनको पिक एंड चूज करेंगे। तो जो लोग फंसे हुए हैं अमेरिकी मददगार, उनके मन में तो संदेह निश्चित तौर पे है ही है। तो ये कहना एकदम आपका सही है, अमेरिका इस समय वहाँ पे थोड़ी बुरी पोजीशन में है। उसके लिए उसकी साख, इज्जत और उसकी जो सुपर दादागिरी है, इन सभी पे सवाल खड़े हो गए हैं। और इन्हीं सवालों को लेके रूस और चीन उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और उससे गुस्सा भी हैं कि तुमने तो छोड़ दिया सब कुछ, अब फंसे हम लोग हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई है। एक और बात है कि जिस तरीके से तालिबानियों ने वहाँ कब्जा किया और बीच में कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें वो आम लोगों पर अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अमेरिका की एक छवि बहुत खराब हुई है पूरी दुनिया में कि अमेरिका ने आतताई और खूंखार किस्म के बर्बर तरीके के लोगों के हवाले पूरा देश कर दिया है, इंसानियत कर दी। जो लोग वहाँ पीड़ित हैं, उनकी कोई मदद वो करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने जो अपने हथियार थे, वो सारे इस तरीके से छोड़े कि वो तालिबानियों के कब्ज़े में पहुँच गए हैं। जो नॉर्थ फ्रंटियर है अहमद शाह मसूद का, उनके लोगों को अमेरिका से मदद नहीं मिल पाई है। वो लड़ना चाहते हैं तालिबान से, लेकिन उनको उस तरीके की सामरिक सहायता नहीं है, जैसे कि आज के तारीख में सामरिक स्थिति, सैन्य स्थिति तालिबान की है। तो अमेरिका के लिए क्या अगर अमेरिका को छोड़ना था, तो ऐसा है कि दोनों ही को बराबर की स्थिति में छोड़ना चाहिए था, जिससे कि दोनों कम से कम तय करते कि अफ़गानिस्तान का भविष्य क्या होगा? हाँ, देखिए अखिलेश जी, इसमें 3 बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया क्यों? शुरुआत यहाँ से होती है। तो जब 9/11 पे हमले हुए, 9/11 के हमले हुए, तो उस समय पता चला कि ये तो भई अल-कायदा का हाथ इसमें है और अल-कायदा के लोग अफ़गानिस्तान में छिपे हुए वहाँ बैठे हुए हैं। उस समय वहाँ पे तालिबान का शासन था, क्योंकि सोवियत संघ को उन्होंने भगा दिया था। तालिबान वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, अमेरिका को इसको समर्थन प्राप्त था। तो तालिबान ने कहा कि भाई सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो हम इनको ऐसे हम मझधार में नहीं छोड़ सकते, हम आपके हवाले नहीं करेंगे। और अल-कायदा के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की। तो अमेरिका की कार्रवाई जो है, आप ये देखिए कि अमेरिकी सीनेट में, अमेरिकी कांग्रेस में जो प्रस्ताव पेश हुए हैं, उसमें कहीं भी अफ़गानिस्तान वॉर का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे 9/11 के जो षड्यंत्रकारी थे, उनको हम सजा देने के लिए और उनको मारने के लिए वहाँ गए थे। हमारा किसी देश से युद्ध नहीं है, ना ही हम वहाँ पे देश को बनाने गए हैं। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी अभी हाल में कहा कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए वहाँ नहीं गए थे। हमारा एक मिशन था ये, वो मिशन पूरा हो गया। हमने बिन लादेन को मार दिया और जो टॉप कमांडर्स 9/11 में षड्यंत्रकारी थे, उनको हमने मार दिया। जिसमें कि हक्कानी नेटवर्क का जो सरगना जलालुद्दीन हक्कानी, उसको भी मारा था ड्रोन से। तो जो बड़े-बड़े कलाकार थे, एक्टर इसमें, उन सबको उन्होंने मार दिया है। तो अमेरिका ने कहा कि इस राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है। वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी और महिलाओं को समान अधिकार दे दिए, वो पढ़ने जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। लेकिन आप ये कहिए कि हम यहाँ रह के हम सरकार चलाएं, तो भाई वो हमसे नहीं होगा। तो इस आधार पे वो निकल गया है। अब एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरी बात में आपने कही कि अफगानी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों को जो तालिबान लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो वो लोग हरकतें कर रहे हैं, उसके खिलाफ अभी तक अमेरिका की तरफ से एक भी गोली नहीं थी, एक भी डंडा नहीं चला है। जो कुछ भी एक्शन हुआ है, वो एक्शन हुआ है सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ की भगदड़ में, गोलीबारी में 20-22 लोग मारे जा चुके हैं। वो एक सीमित इलाके में हो रहा है। तो बाहर क्या हो रहा है? अब जैसे महिलाओं को कुछ मारने की बात आई है, कुछ बलात्कार की घटनाएं भी हुई हैं। अमेरिका उसमें अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारा, अरे कहा नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट मैसेज जी। तो ये लेना देना आगे भी नहीं रहेगा या रहेगा,
इसके बारे में मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आगे भी अमेरिका उसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि किसी भी देश में बड़े लंबे समय तक रहने का खामियाजा वो वियतनाम में और ये अफगानिस्तान में भुगत चुके हैं। अमेरिकी जनता का सपोर्ट अब अफगानिस्तान में बने रहने के प्रति ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कोई नहीं चाहता कि वहाँ पे हमारे सैनिक जाके मरें, हमारा पैसा खर्च हो। वो कह रहे हैं कि भाई पहले अपने देश को देखो, तुम दूसरे देश में क्यों हाथ डाल रहे हो। इसी लाइन पे जो है वो रिपब्लिकन पार्टी भी खड़ी हुई है कि भाई बाहर अब नहीं जाना है, क्योंकि ट्रंप ने समझौता किया था कि वहाँ से लौटना है, तो वो दोबारा वहाँ पे घुसने की अब हिमायत नहीं करेंगे कि एक मत होकर पूरा सब पार्टियाँ क्या कि नहीं फिर से लड़ो। तीसरी बात आपने कही हथियारों की। हथियारों को जिस तरीके से छोड़ा गया, इसमें मुझको तो संदेह ये है कि कहीं ये किसी बड़ी योजना के तहत तो नहीं छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इतने बड़ी तादाद में विमान जो कि युद्धक जेट वहाँ पे हैं, करीब 311 जेट विमान, तमाम लॉजिस्टिक के उपकरण, युद्धक गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मशीन गने, हर तरह की चीज़ वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। मतलब 3 लाख सैनिकों के जो सामान है वो सब तो है ही है, साथ में तमाम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अमेरिका का बहाना क्या है कि भाई हमने छोड़ दिया, ठीक है उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन इन लोगों को चलाना नहीं आता है और जो इनका मेंटेनेंस है ये लोग मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। जो कंप्यूटर से चलने वाली तमाम और भी जो उपकरण हैं ये लोग चला नहीं पाएंगे, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ये एक बड़ा ही हल्का सा बहाना लगता है मुझको तो। ये कहीं हो सकता है कि आपने उनको सुसज्जित कर दिया है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है कि उन्हें तो आपने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं दी थी और आपने आपके ट्विन टावर को उन्होंने उड़ा दिया था। तो अब देखिए वही तो, हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर, सब चीज़ें हैं, तो ये बहाना करना कि भाई इनको मशीन गन चलाना नहीं आता है तो कुछ दिनों में बेकार हो जाएगी, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि उनको ट्रेनिंग जो हथियार अभी चला रहे हैं वो भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से तो पाए हुए हैं। वो भले ही अमेरिका के दुश्मन दोस्त हों या तालिबान के दोस्त देश हों, तो ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इसमें तो ये सब चलता ही है। तो हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इस साजो सामान को छोड़ने के पीछे कोई बड़ी डिज़ाइन हो, कोई उसका भी कोई तर्क हो कि हाँ ये एंड में जाके कहाँ पे इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल ये इस तरीके का बयान तो बहुत सही है क्योंकि इंटरनेट पर आज तो सब कुछ मौजूद है। लोग छोटे-छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बम बनाना सीख लेते हैं। तो जी जी जो है तालिबान और अल-कायदा और आईएस इन लोगों के पास भी इस तरीके के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें निश्चित तौर पर इस तरह की ट्रेनिंग भी देंगे और इस तरीके के उपकरण का इस्तेमाल करने लायक भी बनेंगे वो। एक और बात है कि अमेरिका ने जो कहा कि हम वहाँ गए हैं और हमारा मकसद वहाँ पर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना था। तो क्या आप बताएँ कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपने उस मकसद में कामयाब रहा कि वो आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर सका है? अफ़गानिस्तान में अल-कायदा की जड़ें ख़त्म कर दी हैं उसने। तालिबान तो दिखाई दे रहा है कि तालिबान तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन क्या अल-कायदा ख़त्म हो गया? देखिए अल-कायदा के बाद आया आईएसआईएस जो कि जी, इस्लामिक स्टेट। इन जी, दोनों का जो प्रभुत्व था अफगानिस्तान और इराक में सबसे ज़्यादा था। तो इन दोनों को काफ़ी हद तक, मतलब कि आप ये कहिए कि 80-90% तक अमेरिका ने इनको दबा दिया, ख़त्म कर दिया। जी, दबा दिया मतलब इनका बहुत ही सीमित कर दिया कि कहीं कहीं ये मौजूद होंगे स्लीपिंग मॉड्यूल के तरीके से या स्लीपिंग सेल्स के तरीके से मौजूद होंगे। सामने सामने अब ये कहीं नहीं है, क्योंकि इनको, इनके जितने भी टॉप लीडर्स थे, इनके जो भी हथियारों के जखीरे थे, जो भी जी, इनकी फंडिंग होने की जो ज़रिया थे, उन सभी को अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। जी, लेकिन तालिबान तो एक अम्ब्रेला संगठन है, उसके नीचे तो तमाम छोटे छोटे गुट हैं
उन गुटों में बहुत से ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ताकतवर हैं, जिनका कि सीधे संबंध अलकायदा से बहुत पुराना रहा है। और उनमें सबसे प्रमुख है हक्कानी नेटवर्क, जो कि अफगान पाकिस्तान की सीमा पर है, और इनके सभी टॉप लीडर्स और उनके परिवार वो पाकिस्तान में रहते हैं। इनका अलकायदा से संबंध बहुत ही करीबी रहा है, तालिबान से भी ज़्यादा करीबी। तो ये लोग फिर दोबारा, मतलब ये लोग से मतलब है ISIS और तालिबान, ये अलकायदा, ये लोग फिर से अपनी जड़ें जमाने के लिए इनकी छत्र छाया में अफगानिस्तान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जहां तक इसका सवाल है तो उसमें पूरी निश्चितता है कि ये पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि इनको अपनी जड़ें जमानी है, अपनी हरकतें, अपना जो भी इनका धंधा चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। ये भी यह है कि अभी देखिए 5 दिन पहले ही इंटरनेट पे, मतलब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे अलकायदा, ISIS और उनके समर्थक किन्हीं नकली नामों से अकाउंट चलाते हैं और अपना प्रोपेगेंडा और अपने बयान जारी करते हैं। उन बयानों में वो लोग भी चिन्हित हैं कि ये उनके सपोर्टर हैं, या हो सकता है कि डायरेक्टली वही बोल रहा हूँ। इन सभी ने अलकायदा, ये तालिबान को बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत ही इनका स्वागत किया है, और इनसे कहा है कि आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग आगे मिलकर काम करेंगे। तो ये संकेत तो अभी से मिल गया है कि इनको आगे मिलकर काम करने की ज़मीन तैयार मिल गई है। यही तैयार ज़मीन जो मिल गई है, यही सबसे बड़ा चिंता का सबब है रूस और चाइना के लिए, जो कि आज, पहले जो मजाक उड़ा रहे थे अमेरिका का, लेकिन आज उतने ही चिंता में हैं, परेशानी में हैं और गुस्से में हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद, अमेरिका का ठीक है उनसे उनका दुश्मन है, लेकिन उनको एक चिंता नहीं थी कि भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वो तो चलो अमेरिका संभाल रहा है, लेकिन अब तो वहाँ वो भी नहीं है, तो वो तत्व इन देशों में ना घुसें, इसलिए ये लोग भी बुरी तरह चिंतित हैं, और चिंता तालिबान से ज़्यादा IS और अलकायदा से है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में दरोगा बन कर के गया और उसने अपनी दरोगाई दिखाते हुए कुछ गोलियाँ चलाई, कुछ मिसाइल चलाए, कुछ बम फोड़े, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ने गया था, ना तो वो पूरी तरह से उस लड़ाई में कामयाब रहा है, ना ही अफ़गानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार देने में। या अफ़गानिस्तान में अमेरिका की हार भी है। अमेरिका और आज तालिबान की धमकियों से भी अमेरिका अगर चुप है, डरा हुआ है, तो ये अमेरिका की चौधराहट में भी कमी का संकेत है। इस चर्चा में आपने हम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। अगली आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।